Hi guys, welcome back to my channel UPSC or Nothing. I hope you guys are having a great day. Today we are going to discuss current affairs for 14th of August 2020. But before starting, I would like to make a small announcement that we are going to start with a new video series on geography subject which will really help you guys in preparing the static portion for UPSC examination or even the state PCS examination. And also, these videos are very good and informative for school going children as these are based on NCERT books. So, before wasting any further time, let's jump into the highlights of the day. आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो बेस्ड होंगे इन टॉपिक्स पे जो है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म, पापम रिजर्व फॉरेस्ट, हॉर्नबिल, देन अ क्वेश्चन ऑन एशियन एलिफेंट्स, राज्यसभा, एनजीएस मशीन, सी ग्रास पे भी एक क्वेश्चन है, पीएमएसवी निधि पे भी क्वेश्चन है, देन अ क्वेश्चन ऑन कृषि मेघ एंड एट लास्ट रमन पे क्वेश्चन है. फिर अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म? और स्टेटमेंट्स आर: it aims to eliminate the interface between the taxpayer and the income tax department. Second, under the system, appeals will be randomly allotted to any officer in the country. Our options are one only, two only, both one and two, and D, none of the above. Take a pause, think about it. All right. अगर पहला स्टेटमेंट देखें तो बोलता है कि इट एलिमिनेट्स द इंटरफेस बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. दिस इज एब्सोल्युटली राइट. सेकेंड सेज दैट अंडर द सिस्टम अपील्स विल बी रैंडमली अलॉटेड टू एनी ऑफिसर इन द कंट्री. आई नो दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो बहुत सारे केसेस में गलत होता है यूपीएससी में, बट इन दिस केस इट इज राइट. इसलिए हमको एक एक वर्ड बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी, विच इज बोथ वन एंड टू. इसके बारे में और चीजें देखते हैं. इसका पूरा नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म एंड इट इज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इट इज एम्ड एट ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनकम टैक्स सिस्टम्स एंड एम्पावरिंग टैक्स पेयर्स. इसके थ्री मेन फीचर्स हैं: फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील एंड टैक्स पेयर चार्टर. टैक्स पेयर चार्टर आउटलाइन करता है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टैक्स ऑफिसर्स के भी और टैक्स पेयर्स के भी. देन फेसलेस अपील में क्या है कि जो अपील्स होंगी टैक्स पेयर्स की, दे विल बी रैंडमली अलॉटेड टू एनी ऑफिसर इन द कंट्री, और उनकी जो आइडेंटिटी है वो भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, वो अननोन होंगी, वो एनोनिमस होंगी, ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे और फेयर डिसीजन लिया जाए. देन फेसलेस असेसमेंट होगा विच एम्स टू एलिमिनेट द इंटरफेस बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. मतलब डायरेक्ट इंटरफेस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना रहे दोनों के बीच में, ताकि कोई भी उसमें करप्शन ना रह सके और पूरा ट्रांसपेरेंट मैनर में पूरा सिस्टम वर्क करे. नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट पापम रिजर्व फॉरेस्ट? आवर स्टेटमेंट्स आर: इट इज जियोग्राफिकली सिचुएटेड इन असम. सेकेंड, it is a part of the Indo-Burma biodiversity hotspot in India. Our options are one only, two only, both one and two, and none of the above. Take a pause, think about it. कोशिश करिए. Okay. पहला स्टेटमेंट बोलता है कि it is situated in Assam. This is wrong. It is not situated in Assam. It is situated in Arunachal Pradesh. ठीक है. Second says that it is a part of the Indo-Burma biodiversity hotspot. This is correct. तो अपना सही ऑप्शन हो जाता है बी, विच इज टू ओनली. इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. देखिए, ये ईस्ट कमांग डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश के. ठीक है, आसाम में नहीं है. एंड इट इज़ अ मेजर हैबिटेट ऑफ हॉर्नबिल. हॉर्नबिल का एक बहुत मेजर हैबिटेट है. अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली कुछ सैटेलाइट के थ्रू कुछ डेटा मिला है जिसमें पता चला है कि इस फॉरेस्ट रिजर्व में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हॉर्नबिल है उसका हैबिटेट को मेजर लॉस हो रहा है. अब जो हॉर्नबिल है वो अपने इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर डाइवर्सिफाइड है. ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए. देन दिस पापम फॉरेस्ट रिजर्व इज पार्ट ऑफ द इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया. ये अपन ने डिस्कस किया. और अगर अपन ये पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. तो ये लिस्ट है उन 4 हॉटस्पॉट्स की जो इंडिया में है, विच इज़ हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड्स इन वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका. तो ये 4 आपको बिल्कुल हमेशा टिप पे रहने चाहिए, हमेशा याद रहने चाहिए आपको. देन अनदर थिंग, दिस फॉरेस्ट रिजर्व इज सराउंडेड बाय ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू द ईस्ट एंड पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू द वेस्ट. वेस्ट में इसके ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ईस्ट में ईटानगर वाली है. देन इट ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज एंडेमिक बर्ड एरिया. ठीक है, ये ईस्टर्न हिमालयाज
बर्ड एरिया का पार्ट है। और जो ये बर्ड एरिया है, ये कौन डिसाइड करता है, मतलब कि कौन सा एरिया बर्ड एरिया होगा, एंडेमिक बर्ड एरिया होगा? वो ऑर्गेनाइजेशन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ये डिसाइड करती है कि अपने वर्ल्ड में कौन कौन से एरियाज हैं जो एंडेमिक बर्ड एरियाज होंगे, डिक्लेयर करती है बेसिकली। देन इट इज़ कवर्ड बाई, जो यहाँ का फौना है, इट इज़ कवर्ड बाई सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। और जो उसके हायर एरियाज हैं वहाँ पे आपको सब ट्रॉपिकल ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट कवर मिलेंगे। देन इट इज़ अ नेस्टिंग हैबिटेट ऑफ 3 स्पीशीज ऑफ हॉर्नबिल्स। जो ये फॉरेस्ट है, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में आपको पूरे 9 के 9 इसके स्पीशीज मिल जाएंगे, बट इस फॉरेस्ट में आपको 3 मिलते हैं, जो कि ग्रेट हॉर्नबिल है, रेथिड हॉर्नबिल है एंड ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे इस रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हॉर्नबिल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। Our statements are they are referred to as forest engineers or farmers of forest for playing a key role in dispersing seeds of tropical trees. Second, their IUCN status is critically endangered. Or options are one only, two only, both one and two, and none of the above. Take a pause, सोचिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। राइट, पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इनको फॉरेस्ट इंजीनियर्स भी बोला जाता है हॉर्नबिल्स को, और फार्मर्स ऑफ फॉरेस्ट, बिकॉज दे प्ले अ वेरी की रोल इन डिस्पर्सिंग सीड्स ऑफ ट्रॉपिकल ट्रीज। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। देन सेकेंड, कि इसका आईयूसीएन स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज एक तो वर्ल्ड में 62 स्पीशीज हैं हॉर्नबिल्स की, जिसमें से कुछ नियर थ्रेटेंड हैं, कुछ थ्रेटेंड हैं, कुछ वल्नरेबल हैं, इसलिए तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो कोई भी नहीं है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, विच इज़ वन ओनली। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए, ये बर्ड कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल अफ्रीका और एशिया में। देन इंडिया इज़ होम टू 9 स्पीशीज, ज़्यादातर आपकी जो नॉर्थ ईस्ट में कन्फाइंड है। फिर जो द ग्रेट हॉर्नबिल है वो वल्नरेबल में आती है आईयूसीएन के, और ये अरुणाचल प्रदेश और केरला की स्टेट बर्ड है। ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, देन यह मैं अपन ने डिस्कस किया कि 26 आउट ऑफ 62 स्पीशीज ऑफ हॉर्नबिल्स आर ग्लोबली थ्रेटेंड और नियर थ्रेटेंड, while other species are listed as least concern। ठीक है, फिर इंडिया में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंडर में हाईएस्ट प्रोटेक्शन में रखा जाता है। देन these are also cultural symbols for some ethnic communities in नॉर्थ ईस्ट। इन एथनिक कम्युनिटीज और जो ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं ये हॉर्नबिल की स्पीशीज। एंड स्पेशली जो ये नयेशी है, अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है इस हॉर्नबिल स्पीशीज को। देन ये वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, या पढ़ लीजिएगा। फिर नागालैंड है जो हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है एवरी ईयर। इट्स नॉट अरुणाचल प्रदेश, इट्स नागालैंड। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी स्टेट्स हैं जिसमें हॉर्नबिल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और बहुत ही ज़्यादा कल्चरली इंपॉर्टेंट है उन ट्राइबल्स के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब स्पीशीज ऑफ एशियन एलिफेंट? आवर ऑप्शंस आर सुमत्रन, सवाना, फॉरेस्ट, श्रीलंकन। अब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली 12 ऑफ अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया गया है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे रखा हुआ है। तो अपन को बताना है कि इनमें से कौन से एशियन एलिफेंट की सब स्पीशीज नहीं है। एज वी ऑल नो दैट देयर आर 2 स्पीशीज ऑफ एलिफेंट्स, एशियन एंड अफ्रीकन। तो अपन को एशियन वाले का पार्ट बताना है। तो अगर हम पहला देखें कि सुमत्रन, तो यह सुमत्रन एशियन एलिफेंट की सब स्पीशीज है। सवाना है, नहीं ये नहीं है, ये अफ्रीकन सब स्पीशीज है। फॉरेस्ट ये भी नहीं है, ये भी अफ्रीकन सब स्पीशीज है। श्रीलंकन एशियन है। तो 1 और 4 अपन की एशियन एलिफेंट्स की सब स्पीशीज है, और सवाना और फॉरेस्ट अफ्रीकन की है। तो 2 और 3 अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, विच इज़ बी। और इसके बारे में देखिए, चीज़ें देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे, द वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 12 अगस्त एवरी ईयर टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लार्जेस्ट मैमल ऑन लैंड। आपको पता होना चाहिए कि एलिफेंट अपना लार्जेस्ट मैमल है लैंड में। फिर कुछ फैक्ट देख लेते हैं एशियन एलिफेंट्स और अफ्रीकन एलिफेंट्स के लिए। एशियन एलिफेंट्स के थ्री सब स्पीशीज है, विच इज इंडियन, सुमत्रन एंड श्रीलंकन। जिसमें से इंडियन है वो वाइडेस्ट है, और मतलब सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में है, और सबसे ज़्यादा स्पीशीज इंडियन सब स्पीशीज़ के हैं। ठीक है, और जितने भी ये एशियन एलिफेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा नंबर में आपके ये इंडियन ही है। ठीक है,
अनदर थिंग, जो ग्लोबल पॉपुलेशन है एशियन एलिफेंट्स की, वो 20,000 से 40,000 डिराइव में वेरी करती है, जिसमें से अराउंड 28,000 तो इंडिया में ही है, और इंडिया में भी 25% तो केरला कर्नाटका में है। तो बेसिकली इंडिया में वाइल्ड एलिफेंट्स की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कर्नाटका में है, ये अपन ने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। देन अपना जो इसका आईयूसीएन स्टेटस है वो थ्रेटेंड है, जो एशियन एलिफेंट्स है, और इस ये शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर। देन कमिंग ऑन टू अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2000 से पहले इसकी कोई भी सब स्पीशी आइडेंटिफाई नहीं थी, बट 2000 के बाद साइंटिस्ट ने इसको दो सब स्पीशीज में डिवाइड कर दिया, विच इज सवाना एंड फॉरेस्ट एलिफेंट। अब फॉरेस्ट एलिफेंट है वो सवाना से थोड़ा साइज में स्मॉल होता है, और सवाना एलिफेंट को बुश एलिफेंट भी बोलते हैं। देन इनकी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है विच इज़ अराउंड 4 lakhs। आईयूसीएन स्टेटस इनका वल्नरेबल है। देन जो ये अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं ये अपने एशियन काउंटर पार्ट, जो एशियन स्पीशीज है, उनसे साइज में बड़े होते हैं, और इनके जो मेल और फीमेल होते हैं उनके टस्क ग्रो होते हैं, जो अफ्रीकन है। लेकिन एशियन एलिफेंट्स में सिर्फ जो मेल एलिफेंट होता है वो टस्क ग्रो करता है। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट के बीच में। अनदर थिंग इज कि जो एशियन एलिफेंट है उसके जो ईयर्स होते हैं वो स्मॉलर साइज होते हैं, और अफ्रीकन एलिफेंट के ईयर्स बहुत ज़्यादा साइज में बड़े होते हैं और फैन शेप्ड होते हैं, और इनका जो हेड होता है वो भी राउंड शेप होता है। लेकिन जो एशियन एलिफेंट है उनके हेड में बीच में एक हल्की सी लाइन जा रही होती है। तो ये बहुत इंट्रिकेट से और स्मॉल स्मॉल फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट राज्यसभा इन इंडिया? Our statements are: it is a temporary body and can be dissolved. Second, 1/6 of its members retire every second year. Third, it has got more powers than Lok Sabha. So our options are 1 and 2, 2, 2 and 3 only, and none of the above. टेक अ पॉज, सोचिए इसके बारे में। राज्यसभा के बारे में तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम पहले स्टेटमेंट देखें तो देखते ही अपन समझ जाएंगे कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमको पता है कि इट इज़ नॉट अ टेम्पररी बॉडी, इट इज़ अ परमानेंट बॉडी, एंड इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ठीक है। सेकेंड, 1/6 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। इट इज नॉट 1/6, इट इज 1/3। 1/3 मेंबर इसके हर 2 साल में रिटायर होते हैं, इसीलिए ये परमानेंट बॉडी है, क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि हर 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होता ही रहता है, और कुछ मेंबर्स रहते ही हैं, तो हमेशा ये रिन्यू होती रहती है एक तरीके से अपने आप। और सेकेंड ईयर ये तो सही है कि हर 2 साल में मेंबर रिटायर होते हैं, बट 1/3 होते हैं, 1/6 नहीं होते। देन इट हैज़ गॉट मोर पावर्स देन लोकसभा। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इट हैज़ गॉट लेस एंड रिस्ट्रिक्टेड पावर्स देन लोकसभा। तो तीनों ही गलत है। अपना ऑप्शन होता है डी, विच इज नन ऑफ द अबव। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब ये न्यूज़ में इसलिए था कि वाइस प्रेसिडेंट ने हाईलाइट किया अभी रिसेंटली कि राज्यसभा की बहुत ही हाई प्रोडक्टिविटी जो कंटिन्यूसली चल रही है रिसेंट टाइम से, तो उन्होंने हाईलाइट किया है कि कितने परसेंट प्रोडक्टिविटी है जो हाउस की चलती आ रही है। मतलब 2018 में तो 100% से ऊपर थी, उसके बाद 96, 94 ऐसे ही चल रही है, मतलब अराउंड 100% प्रोडक्टिविटी अपनी राज्यसभा की चल रही है। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर दैट इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, जिनको अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1919 भी बोलते हैं, तभी इंट्रोड्यूस हुआ था अपर हाउस के फॉर्म में। देन इट इज़ अ परमानेंट हाउस एंड इट नेवर डिजॉल्व्स लाइक लोकसभा हमारा हर 5 साल में डिजॉल्व हो जाता है, और यह हमारा कंटिन्यूस हाउस है। देन 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। देन इसके जो मेंबर्स है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। लोकसभा में जैसे अपन लोग को डायरेक्टली पीपल वोट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स को, बट ऐसा राज्यसभा के केस में नहीं है। दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली विथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस मैनर में ये इलेक्ट होते हैं, और जो मेंबर्स हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि दे शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड दे शुड बी अबव 30 years ऑफ एज, राज्यसभा में अगर उनको एलिजिबल होना है। ठीक है। अनदर थिंग, दैट पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू अ स्टेट कैन कॉन्टेस्ट द राज्यसभा इलेक्शंस फ्रॉम दैट स्टेट ऑफ विच दे आर नाइदर अ रेसिडेंट नॉर अ डोमिसाइल। अगर कोई पर्सन, मान लीजिए यूपी है, यूपी में किसी पर्सन को यूपी की राज्यसभा में अगर इलेक्ट होना, तो उसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे रहे, इवन दो उसकी डोमिसाइल भी जरूरी नहीं कि यहाँ पे रहे। मतलब कोई दूसरे स्टेट का बंदा भी यहाँ के राज्यसभा के इलेक्शन के लिए भी खड़ा हो सकता है। अब ये कब हुआ था? ये 2003 में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट आया था,
जिसके थ्रू वहाँ का जो सेक्शन 3 था उसमें डोमिसाइल वर्ड हटा दिया गया था। अब ये इसका गलत फायदा उठा के कई बार क्या करती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज या रूलिंग पार्टीज होती हैं, तो उनके जो मेंबर्स लोकसभा इलेक्शन में हार जाते हैं तो वो उनको राज्यसभा मेंबर राज्यसभा के कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर देती है किसी दूसरी स्टेट में। तो इसका एक गलत यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये एक लूप होल है और मे बी इसीलिए ये अमेंडमेंट लाया गया था, आई डोंट नो। एनीवेज बहुत सब्जेक्टिव है ये। एनीवेज मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दैट इट इज़ अ सेफ्टी वेल फॉर इंडियाज फेडरल पॉलिटी। ये एक सेफ्टी वॉल्व है बिकॉज इसमें सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलता है और अगर लोकसभा की तरफ से अगर कोई बहुत ही ज़्यादा यू नो आर्बिट्ररी कोई लेजिस्लेशन पास होता है तो ये उसको होल्ड पे और रिवीजन के लिए वापस भी भेज सकता है, ठीक है। अनदर थिंग दैट स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड प्रोपोर्शनली टू देयर रिलेटिव पॉपुलेशन, अनलाइक यूएसए। यूएसए में क्या होता है कि हर स्टेट को इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिलता है वहाँ के अपर हाउस में, सेनेट में। मतलब अगर वहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ता किसी भी स्टेट का जो एरिया है वो कम है, पॉपुलेशन कम ज़्यादा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको इक्वल ही कैंडिडेट्स रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ के सेनेट में। जो इंडिया में नहीं है सीन। इंडिया में क्या है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और साइज के अकॉर्डिंग ही रिप्रेजेंटेशन मिलता है किसी भी स्टेट को राज्यसभा में। देन अनदर कुछ स्पेशल पावर्स हैं राज्यसभा की, वो यहाँ पे हैं। जैसे आर्टिकल 249 के अंडर में इट हैज़ गॉट पावर टू ट्रांसफर अ सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू यूनियन लिस्ट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। देन आर्टिकल 312 के अंदर इट कैन क्रिएट एडिशनल ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे अपनी जो इंडिया आईएएस आईपीएस होती है जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, इस तरह का ये नया कार्डर बना सकते हैं। देन आर्टिकल 352 के अंदर इट कैन एंडोर्स इमरजेंसी फॉर अ लिमिटेड पीरियड, जब लोकसभा डिसॉल्व होती है, जब सेशन में नहीं होता है, पावर में नहीं होता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनजीएस मशीन विच इज नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Our statements are: it is a DNA sequencing technology which can sequence entire human genome in a single day. Second, currently this machine is not available in India. मतलब इंडिया में ये मशीन है ही नहीं। Our options are one only, two only, both one and two, and none of the above. Take a pause, सोचिए इसके बारे में। ओके अगर हम पहला देखें तो ये इट सेज दैट इट इज अ डीएनए सीक्वेंसिंग मशीन और टेक्नोलॉजी मशीन विच कैन सीक्वेंस एंटायर ह्यूमन जीनोम इन अ सिंगल डे। यस दिस इज राइट, ये एक दिन में पूरे ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस कर सकती है। इट इज केपेबल इनफ फॉर दैट। देन सेकंड बोला है कि ये मशीन अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इंडिया में भी 5 एनजीएस मशीन्स अवेलेबल हैं। तो अपना करेक्ट ऑप्शन है ए विच इज़ वन ओनली। अब इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि CSIR है अपनी, जो उसने पार्टनर किया है इल्यूमिना, एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है इस मशीन को मैन्युफैक्चर करने में, कि इंडिया में इसको लाया जाए और इंडिया में हाईटेक लैब्स बनाई जा रही हैं, मेगा लैब्स बनाई जा रही हैं, उसमें इनको इंस्टॉल करने के लिए इस कंपनी के साथ टाई अप किया है CSIR ने, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इससे जो टेस्ट निकलते हैं दे आर मोर सेंसिटिव, मतलब जो इनकी सेंसिटिविटी है वो 97% से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 70% ऑफ RT-PCR विच इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरीज चेन रिएक्शन, जो कोविड-19 को चेक करने के लिए जो ये टेस्ट है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। एंड ऐसा क्यों है? बिकॉज RT-PCR टेस्ट है वो SARS-CoV-2 वायरस का सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस को ही वायरस के आइडेंटिफाई करता है, लेकिन जो ये आपका NGS टेस्ट है ये मेजर 90% जीनोम का जो मेजर चंक है उसको, उस वायरस को आइडेंटिफाई करता है, इसलिए इसमें सर्टेनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आपका जो RT-PCR टेस्ट है, कई टेस्ट जब लिए गए तो काफ़ी टेस्ट में उसने ना ही पॉजिटिव बोला ना ही नेगेटिव बोला, उसने बोला कि इट इज़ इनकंक्लूसिव, मतलब उसमें कुछ रिजल्ट ही नहीं दिखाया गया। पर NGS आइडेंटिफाई केसेस एज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमेशा बताएगा कि वेदर केसेस पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसकी वजह से एक सर्टेनिटी बढ़ जाती है और इट वर्क्स एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑल्सो, ठीक है। देन इट कैन ट्रेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द वायरस एंड ट्रैक म्यूटेशंस मोर रिलायबली, ठीक है। देन इंडिया में 5 NGS मशीन्स अवेलेबल है ही इंडिया में, ये अपन ने डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इसके बारे में आपको पता होने चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट सी ग्रास। सी ग्रास के बारे में अपने को स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। There are these are marine flowering plants found in deep waters. Second says that the tropical waters of the Indo-Pacific hold the highest diversity of sea grasses in the world. Third, they act as aquatic purifiers. Our options are one only, one and two only, two and three only, and one, two and three. Take a pause, think about it.
ओके, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि दीज आर मरीन फ्लावरिंग प्लांट्स विच इज फाउंड इन डीप वाटर. दिस इज रॉन्ग. मरीन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं बट दे आर नॉट फाउंड इन डीप वाटर्स, दे आर फाउंड इन शैलो वाटर्स. ठीक है, शैलो वाटर्स में इसलिए ज़रूरी है ताकि सनलाइट का पेनिट्रेशन हो सके और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा कर सकें, वरना ये अपना फूड कैसे बनाएंगे. ठीक है. सेकेंड सेज दैट द ट्रॉपिकल वाटर्स ऑफ इंडो पैसिफिक होल्ड द हाइएस्ट डाइवर्सिटी ऑफ सी ग्रासेस इन द वर्ल्ड. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. Third says that they act as aquatic purifiers. This is also right. So our correct option is C, which is 2 and 3 only. अब इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं. पहली चीज़ तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूएनईपी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें हाईलाइट हुआ है सीग्रास का इंपॉर्टेंस, कि कितना इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए और इवन फॉर द पीपल, क्योंकि ये मरीन इकोसिस्टम को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है. नाउ इट इज़ फाउंड इन शैलो वाटर्स फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू आर्कटिक. मतलब ये सारे कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है, पर ये सिर्फ एंटार्क्टिक, मतलब एंटार्क्टिका जो है अपना, उस कॉन्टिनेंट में नहीं पाया जाता है, बाकी हर जगह पाया जाता है. देन इसके रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होती हैं. इनफैक्ट दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. देन दे लैक स्टोमेटा. अब स्टोमेटा क्या होता है? जो अपने लैंड वाले प्लांट्स होते हैं ना, तो लीव्स में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करने में मदद करते हैं. बेसिकली पोर्स, इन पोर्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं प्लांट बेसिकली. तो जो ये आपके सी ग्रासेस हैं इनमें स्टोमेटा नहीं होता, इनमें ये छोटे पोर्स नहीं होते हैं. इंस्टेड इनमें क्या होता है, एक थिन क्यूटिकल लेयर होती है विच अलाउ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स टू डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू द लीव्स फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर. ठीक है, इसमें उसकी जगह एक लेयर होती है जो डायरेक्टली इन्फ्यूज कर लेती है गैसेज और न्यूट्रिएंट्स को. ठीक है. फिर it also form the basis of one of the most productive ecosystems of the world. It comes under the most productive ecosystems of the world, providing food and shelter to a diverse community of animals. फिर वर्ल्ड में 72 स्पीशीज हैं सी ग्रासेस की, इवन दो ये इनके जो लैंड प्लांट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा कम है, बट स्टिल. फिर ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रॉपिकल वाटर्स ऑफ इंडो पैसिफिक होल्ड द हाईएस्ट डाइवर्सिटी ऑफ सी ग्रासेस. यहाँ पे 14 स्पीशीज पाई जाती हैं और ये 14 की 14 इंडिया में भी पाई जाती हैं, ये भी याद रखिएगा. और इंडिया में जो चिलिका लेक है विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया, उसमें इंडिया का 20% सी ग्रास डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ अकेले चिलिका लेक में ही है. देन और कहाँ कहाँ सी ग्रास पाई जाती है इंडिया में? वो पाई जाती है पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नर में. ठीक है, तो ये इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ थी सी ग्रास से रिलेटेड. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट पीएमएसवीए निधि? ठीक है, इसके बारे में अपने को बताना है. पीएमएसवीए निधि का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडिंग आत्मनिर्भर निधि. ठीक है. ऑप्शंस आर, स्टेटमेंट्स आर, इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. सेकंड, इट एम्स एट फैसिलिटेटिंग कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स अप टू ₹1 lakh फॉर 1 year tenure. और ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, both 1 and 2, and none of the above. टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट. पहला स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है कि यस, इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. सेकंड सेज दैट इट एम्स एट फैसिलिटेटिंग कोलेटरल फ्री लोन. कोलेटरल फ्री है, यस. सेकंड, 1 लाख रुपए तक के लिए है, नहीं, ये सिर्फ 10,000 तक के लिए है. 1 year इज करेक्ट, बट यहाँ पे 1 लाख रॉन्ग है, ये 10,000 तक के लिए. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाता है ए, विच इज 1 only. अब इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. अभी ये न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि द लोन सैंक्शंस एंड एप्लीकेशंस रिसीव्ड अंडर दिस पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्कीम हैव क्रॉस द मार्क ऑफ 1 lakh and 5 lakhs रिस्पेक्टिवली, इसलिए न्यूज़ में था. फिर इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंडर द एम्बिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत. देन जो 10,000 कोलेटरल फ्री का लोन आपको मिल सकता है 1 साल के लिए. फिर ये 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करता है, जो बोथ अर्बन एरियाज, पेरी अर्बन मतलब जो अर्बन एरिया से सराउंडेड एरियाज हैं, जो उसके अराउंड जो कुछ रूरल एरियाज में हैं, उन सबको ये कवर करता है. टू रेज्यूम देयर बिजनेस पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन में जितना भी बिजनेस को नुकसान हुआ है, ताकि वो फिर से अच्छे से रन करने लगे, इसके लिए ये लोन दिया जाएगा. देन सिडबी है, वो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है इस स्कीम का, विच इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. फिर कुछ फीचर्स और देख लेते हैं इसके बारे में कि इसमें जो इंसेंटिव्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे इंटरेस्ट सब्सिडी के फॉर्म में, जो 7% होगा. ठीक है, जो एनुअल रीपेमेंट ऑफ लोन पे आपको मिलेगा. देन इसमें कैशबैक भी है 1,200 रुपये का पर एनएम ऑन अंडरटेकिंग प्रिस्क्राइब डिजिटल ट्रांजेक्शन्स. मतलब अगर आप
डिजिटल ट्रांजैक्शंस के थ्रू कर रहे हो तो इसमें आपको कैशबैक की भी फैसिलिटी दी जा रही है। देन एलिजिबिलिटी फॉर इनहेंस्ड नेक्स्ट ट्रैंक ऑफ लोन्स हैव ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड, मतलब अगर आपने लोन लिया और आपने बहुत अच्छे से रिपेमेंट की और बहुत टाइमली रिपेमेंट की तो आपको फर्दर और लोन भी मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसकी फैसिलिटी भी दी गई है इस स्कीम के अंडर में। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू अवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट कृषि मेघ? Our statements are: it is ICAR's data recovery center launched by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Second, it has been set up under the National Agricultural Higher Education Project funded by both the government and FAO, which is Food and Agricultural Organization. अपने ऑप्शंस है वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द अबव। टेक अ पॉज, सोचिए इसके बारे में। ओके, पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये कृषि में एक प्लेटफॉर्म है या जो ये इनिशिएटिव है, ये आईसीएआर का डेटा रिकवरी सेंटर है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड सेज दैट इट हैज़ बीन सेटअप अंडर द नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ तक ये सही है। फंडेड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड एफएओ, ये गलत है। गवर्नमेंट ने तो फंड किया है बट एफएओ ने फंड नहीं किया है, इसमें ये वर्ल्ड बैंक है जिसने फंड किया है इसको। तो इसमें से आधा पार्ट सही है, आधा पार्ट रॉन्ग है। इट इज़ नॉट फंडेड बाय एफएओ, इट इज़ रादर फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, विच इज़ वन ओनली। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए, द डेटा रिकवरी सेंटर हैज़ बीन सेटअप एट नेशनल एकेडमी, मतलब इस सेंटर को सेटअप किया गया है हैदराबाद में, हैदराबाद के नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट के कैंपस में। इट हेल्प्स टू बिल्ड द मिटिगेट इट हेल्प्स टू मिटिगेट द रिस्क, एनहेंस द क्वालिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ ई गवर्नेंस, रिसर्च, एक्सटेंशन एंड एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये इसलिए भी बनाया गया है ताकि जितना भी आईसीएआर का जो एक बहुत ही वैल्यूएबल डेटा है वो सेफली स्टोर किया जा सके और आगे वो फार्मर्स और स्टूडेंट्स के यूज में आ सके, उनके रिसर्च में यूज आ सके। देन दिस सेंटर इज इक्विप्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर। देन इट enables the farmers, researchers, students to be more equipped with the updated information। देन ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड किया जा रहा है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे इसके बारे में। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, रमन ऑफन सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज: ए, इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, बी, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, सी, लाइट वेटेड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, या डी, स्पेस टेलीस्कोप। आपको बताना है कि रमन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, इट इज अ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज अ हैदराबाद बेस्ड एरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने एक सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है उनका एक रॉकेट इंजन, ठीक है, रिसेंटली। और ये रॉकेट इंजन एक 3D प्रिंटेड है, ये फुल्ली 3D प्रिंटेड है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है इट इज फुल्ली 3D प्रिंटेड एंड इट इज बायो प्रोपेलेंट लिक्विड रॉकेट इंजन नेम्ड आफ्टर रमन, रमन नेम्ड रमन आफ्टर सीवी रमन, जो अपने नोबेल लॉरेट थे, उनके ऊपर ही नाम रखा गया है। फिर जो ये स्टार्टअप है, इट इज़ फाउंडेड बाय द फॉर्मर साइंटिस्ट ऑफ इसरो। ठीक है, ये इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट ने फाउंड किया इस कंपनी को। अनदर थिंग, इट आफ्टर इट्स सक्सेसफुल लॉन्च इट बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी, प्राइवेट कंपनी बेसिकली, टू डिमॉन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी टू बिल्ड अ होम ग्रोन रॉकेट इंजन। मतलब ये पहली कंपनी है जिसमें इंडिया की, जिसने खुद का एक रॉकेट इंजन डेवलप किया है। देन इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्लेस मल्टीपल सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। ये एक ऑर्बिट में, मतलब ऑर्बिट में मल्टीपल सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है एक ही बार में। और इसमें एक फैसिलिटी है, कैपेबिलिटी इसकी, कि इट हैज़ गॉट मल्टीपल ऑप्शन ऑफ मल्टीपल रीस्टार्ट। तो ये मल्टीपल रीस्टार्ट की जो कैपेबिलिटी होती है, ये किसी भी इंजन को, रॉकेट इंजन को ये एबिलिटी देती है मल्टीपल सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज़ एनालिसिस। आई होप you all liked this video. Before ending this video, please do like, share and subscribe, and I hope